हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की क्या भूमिका है और इस पर डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जहां से देखा जाए तो आपकी कई परीक्षाओं को ये टॉपिक कवर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ऐसे विद्यार्थी जो एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके फर्स्ट पेपर में भी ये पार्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कभी कभी देखिए उसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के, तो आगे हम लोग इसके सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल को भी समझेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समझेंगे। साथ ही साथ में अगर एनटीए नेट का जो सेकंड पेपर है, जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके सेकंड पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हमारे यूपीएचएससी विद्यार्थी तमाम है जो डॉक्टरेट हैं लेकिन किसी कारणवश अभी नेट नहीं पास कर पाए, तो चूंकि वो लोग भी दे रहे हैं तो इसलिए उनके लिए विशेष सूचना है कि इस चैप्टर को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ें। या कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो नेट पास हैं और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान से समझना चाहिए। क्योंकि इसको यूपीएचएससी के एग्जामिनेशन में देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें भी रिसर्च वाले पार्ट में वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। सांख्यिकी के लिमिटेशन को लेकर के, उसकी उपयोगिता को लेकर के, कुछ डेफिनेशंस को लेकर के सवाल आते हैं। इसी तरीके से एनटीए नेट के सेकंड पेपर में भी आता है। ठीक है, और यूपीएचएससी का जो सेकंड पार्ट है उसमें 11 नंबर यूनिट है, वो आपका पूरा का पूरा। तो यानी अगर ये देखा जाए तो यूपीएचएससी और एनटीए नेट दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए इसको समझना। और थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है उसके कुछ ऐसे पार्ट जो डेफिनेशंस को लेकर के आ जाते हैं, उसकी लिमिटेशंस को लेकर के आ जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आ जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कथन कारण को लेकर के आ जाते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस करने वाला है। और कभी कभी कुछ ऐसा डेटा के रूप में आ जाता है कि स्टैटिकल जो आपका सांख्यिकी विज्ञान, इसके जनक कौन है, ऐसे प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें आशा है कि अगर आप इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझेंगे तो पार्ट वन हम लोग अच्छे से अगर समझ लें तो उसके बाद में फिर आपको आसान हो जाएगा इसको समझना और जानना। तो देखिए, इसमें सामाजिक अनुसंधान में आज जो टॉपिक है वो सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की भूमिका, कि सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो मैंने पूरे पूरे चैप्टर में आप लोगों को जो अभी तक के चैप्टर में बताया गया वो ये बताया गया था कि क्या क्या पार्ट है। जैसे आपने क्या किया कि किसी शोध विषय वस्तु का या समस्या को उसको परिभाषित कर लिया, उसको डिटरमाइंड कर लिया। देन उसके बाद में उससे संबंधित कुछ हाइपोथेसिस बनाई, लेकिन उसके पहले आपने जा करके क्या किया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, यानी उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया। तो ये पता चल गया कि लोगों ने क्या क्या किया है और क्या बचा है, आपको किस पर स्टडी करनी, उसी के अनुसार अपने टॉपिक को मॉडिफाइड किया और जो कमियां रह गई उन्हीं के आधार पर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब इस पर क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस आपने बनाया, यानी एक कोरी कल्पना बना दिया, मतलब एक ऐसी कल्पना जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना, जिसको प्रूव करना रहता है। और फिर फाइनली क्या होता है कि एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। तो कल्पना बनाने के बाद में जब सब कुछ निकल करके आ जाती हैं चीजें, तब आप एक रिसर्च डिजाइन बनाते हो। और दोनों में अंतर बेसिकली यही होता है कि डिजाइन में होता है कि बिल्कुल माप जोक करके हर चीजें रखना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद में फिर अपने टूल्स और मेथड को लेकर के सबसे पहले डेटा कलेक्शन कर देते हैं। जब आपके पास में छात्रों डेटा कलेक्ट हो जाता है, डेटा आप लेकर के मार्केट से चले जाते हैं, ठीक है, मार्केट मतलब अपने फील्ड से, तो जैसे भी डेटा लेकर के आते हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे वो सेकेंडरी डेटा हो, तो उसके बाद में बड़ा प्रश्न ये बन जाता है कि अब आप उस डेटा को एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस करने के पहले आप अब जो है अब उनको अच्छे से फॉर्म में सजाना, फॉर्मेट में सजाना, फिर उनको एक्सप्रेशन करना। तो सांख्यिकी का मेन महत्वपूर्ण यही है कि जो आंकड़ा आप संग्रह किए हैं उनको किस रूप में संग्रहित किया जाए, यानी जो कच्चा डेटा लेकर के आते हैं मार्केट से, रॉ मटेरियल के रूप में लेकर के आए हैं, उनको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में कैसे रखा जाए। ठीक है, मतलब जो कह लीजिए कि एक जैसी विशेषता रखने वाले हैं उनको अलग रखा जाए, दूसरी विशेषता वाले अलग रखे जाए, ऐसा कुछ रखा जाए कि जिससे उनके मध्य में सहसंबंध स्थापित किया जा सके, उनके मध्य में कंपैरेटिव स्टडी किया जा सके। तो इसके लिए डेटा को अलग अलग विभिन्न तरीके से फॉर्मेट में रखना और साथ ही साथ में उसको टेबुलेशन में फॉर्म में भी करना, दंड आकार में भी करना, मतलब विभिन्न तरीके से ऐसा करना कि डेटा को देखते ही उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष सामने निकल करके आ जाए, निष्कर्ष अपने आप आ जाए। तो सांख्यिकी की महत्वपूर्ण विशेषता का मतलब आप समझ गए कि अगर आपने सब कुछ कर लिया
और निष्कर्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना सांख्यिकी के प्रयोग के डाटा आंकड़ों को जब तक सांख्यिकी फॉर्म में नहीं प्रयोग कर लेते हैं तब तक आप निष्कर्षों को बता भी नहीं सकते। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि वैसे तो अगर हम समाजशास्त्र के अंदर में देखें, कोई प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात करेंगे तो वहां पर आंकड़े बिल्कुल सटीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि चीजें अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, सामाजिक संबंधों को लेकर के होती हैं, तो हम उन्हें मनोवृत्तियों के आधार पर डेटा फॉर्म में सबसे पहले चेंज करते हैं। ठीक है, तथ्यों के एनालिसिस के लिए भी हमने इसके पहले लास्ट वाले में बताया था कि उनको उस डेटा को क्या करता है कि हम जो भावनाएं रहती हैं हमारे गुणात्मक या मात्रात्मक हैं, उनको हम कहीं ना कहीं अंकों के रूप में सबसे पहले चेंज करते हैं। ठीक है, और अंकों के रूप में चेंज करने के बाद में ही हम उनको जो है उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनका औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बड़ा प्रश्न है कि क्या क्या चीजें कैसे की जाती हैं और सांख्यिकी की क्या भूमिका है। मेन प्रश्न इसका जाता है कि सांख्यिकी की लिमिटेशन कहाँ पे है और सांख्यिकी की उपयोगिता कहाँ पे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझें इसको कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है, यहाँ पर सांख्यिकी इसको लिख लीजिए एक, तो सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है, थोड़ा सा अपडेट करेंगे। इसीलिए बताया छात्रों की नोट्स को कभी कभी चाहे जितना अच्छे से लिखाया जाए, ठीक है, उसके बाद में भी कुछ गलतियां आ जाती हैं। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड आ जाती हैं, मतलब ऐसा कि ब्लंडर मिस्टेक टाइप का लगता है, लेकिन अब उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो, लेक्चर्स जब आप अच्छे से सुनते हैं समझते हैं तो तमाम किताबों में भी बहुत कुछ गलत हो जाता है, लेकिन जब आप सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, कई विद्यार्थी हमारे ऐसा हैं जो ये सोचते हैं कि सर अगर हम इसको किसी तरीके से नोट कर लें या हमें यही मिल जाए, एज इट इज ऐसा मिल जाए जैसा लिखा हुआ, तो हमारा काम बन जाए। छात्रों, ये किताबों में भी लिखा रहता है, इंटरनेट पर बहुत सारे मैटर अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, बशर्ते सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि ये माइंड में कैसे आएगा। देखो, कुछ डेटा ऐसे हैं जिनको आपको नोट करना पड़ेगा, जैसे हमने कहा कि सांख्यिकी के जनक कौन है। ठीक है, तब वहां पर आ जाता है कि गॉटफ्राइड अकेनवेल। ठीक है, तो ये जो है अकेनवॉल महोदय जो है सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। तो ये डेटा, अब ये गॉटफ्राइड अकेनवॉल का नाम आपको बार बार याद करना है तो सर ये चीज लिखा हो, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे डेटा जो फैक्चुअल है वो तो आपको रटना पड़ेगा चूंकि बार बार देखना है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं जो माइंड में घर कर जाती हैं, ठीक है, या ऐसे भी डेटा को जब आप बार बार सुनते हैं तभी याद आता है। ठीक है, तो किताबें होने के बाद में भी आपने देखा होगा मन नहीं लगता, सर कैसे शुरू करें। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग क्लास को पढ़ते हैं, क्लास में इंटरेक्शन इसीलिए होता है। ठीक है, तो मेन क्लास का बेनिफिट इसीलिए है। कई विद्यार्थी हमसे कहे कि सर कुछ बहुत दिन हो गया स्ट्रेटजी नहीं बताए, थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर दीजिए। तो थोड़ा सा देखिए, हमारी जो स्ट्रेटजी है, जब हमारा क्लास लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो उसके आरंभ में ही मैंने बता दिया था छात्रों कि आपको क्या करना है, 4 स्टेप अपने पास में है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का नेट का भी एग्जामिनेशन बिल्कुल सामने आ गया है। ठीक है, 2 मई से स्टार्ट होकर के 17 मई के बीच में ही आपकी परीक्षाएं हैं। वैसे भी आप सोशियोलॉजी से हैं तो आप मान के चलिए 14, 15, 16 में ही आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी लास्ट में होता है इसका। ठीक है, अब बड़ा प्रश्न आ जाता है कि आपको इसमें करना क्या है। ठीक है, मतलब किस तरीके से चीजें आपको कवर करना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि पहले तो आप सिलेबस को रख लें और सिलेबस को सामने रख करके पूरा एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जब तक होल सिलेबस किसी का अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, आपको ये मान के चलिए आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो होल सिलेबस को कवर करें। अपने संस्थान की पूरी विशेषता रही, आप में से बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी पढ़े हैं, लिखे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग नेट भी पास किए, तो उनको पता है कि ये पूरा सिलेबस यहाँ कवर कराया जाता है, एक एक चीज। ठीक है, अब देन होता है कि जब भी सिलेबस कवर होने के बाद में फिर आप एक छोटा सा नोट्स बना लें, जैसे मैंने ये बनाया आपको पढ़ाने के लिए। फिर आप क्या है, आप इसको ब्रीफ फॉर्म में, या आपको लगे जहां पे हमने कम लिखा है लेकिन समझाया ज्यादा, वहां से आप ज्यादा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिलेबस को कवर करें, पहले एक बार पढ़ें, देन उसके प्रॉपर नोट्स बना लें। प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद में फिर क्या करना होगा, बड़ा प्रश्न आ जाता है कि प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद में फिर क्या करना। देन उसके बाद में रिवीजन होता है। छात्रों, ज्यादातर मैंने विद्यार्थियों को देखा कि उनके पास नोट्स रखे गए हैं लेकिन वो उनको आते नहीं है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्होंने पूरे पेज को पढ़ा ही नहीं, एक एक बातों को, एक एक लाइन को पढ़ा नहीं। आप हमारे साथ में पढ़ेंगे, एक एक लाइन, एक एक अक्षरों को ध्यान देते हुए चलेंगे और पुराने लेक्चर से कोरिलेट करते हुए चलेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब नोट्स एक बार पूरे सिलेबस को कवर करना, देन नोट्स को मिनिमम 3 टाइम्स,
आप चाहे जितने विद्वान टाइप के व्यक्ति भी हों, लेकिन अगर आप 3 बार रिवीजन नहीं किए हैं तो आपका पूरा पढ़ा लिखा धरा का धरा रह जाए। इसलिए इस कोर्स समय से समाप्त होने के पश्चात में टेस्ट के माध्यम से बार-बार रिवीजन करना होता है। तो जब-जब टेस्ट देना होता है, तो चूँकि हमने टेस्ट मंथली रखा ही नहीं, तमाम आपने देखा होगा बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ छात्रों, वो टेस्ट नहीं कराते हैं। अब आप सोचिए जब टेस्ट ही नहीं कराएँगे या उन्होंने क्या किया कि एक जो है कहीं से अलग से टेस्ट सीरीज खरीद ली, ज्वाइन कर ली। केवल टेस्ट सीरीज देने से मैटर नहीं है तो भी प्रॉब्लम, और या कहीं पर कोई सीरीज केवल ज्वाइन कर लिया है, आपके पास कंटेंट नहीं है, या किसी ने केवल कंटेंट पढ़ा दिया, सीरीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आधा अधूरा काम है छात्रों। उसमें होता यह है कि हमको पढ़ें थ्योरेटिकल और देन उसका प्रैक्टिकल जो है हमें जाकर के जिस फॉर्मेट में एग्जामिनेशन देना उसको बराबर सॉल्व करते रहें, बराबर सॉल्व करते रहें और प्रीवियस कुमुलेटिव रहे। तो यही सबसे बेस्ट वे होता, और ये बेस्ट वे हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और देन उसके बाद में फाइनल जब हम ये रिवीजन टेस्ट यानी क्लास टेस्ट, ये मॉक टेस्ट टाइप का लगता है। अब ये जो वीकली टेस्ट लगने के बाद में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है, देन उसके बाद में मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया बड़े बड़े कंपटीटर जहां पर बैठे हुए हैं, आप उनके साथ में आए और उनके साथ में कंपटीशन करें। अगर उनके मध्य में ईमानदारी से पेपर दे करके, जो कि ऑनलाइन देते हैं, तो ईमानदारी से पेपर दे करके अगर आप उसमें अव्वल हैं, यानी सुपर 10 में, सुपर 20 में या मैक्सिमम सुपर 30 के अंदर में अगर आप आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर समझिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मतलब लो कॉन्फिडेंस महसूस करने की जरूरत नहीं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। अब डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप एकदम ईमानदारी से अपने पेपर को दे करके और इतने नंबर को सिक्योर कर रहे हैं। जैसे एक तमाम विद्यार्थी थे शुरुआती दौर में हमसे कहा करते थे, सर हम कवर कर पाएंगे नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस हो पाएगा नहीं। अब वो हमसे ये सब बात नहीं करते हैं हो पाएगा नहीं, क्योंकि उनको खुद ही कॉन्फिडेंस हो गया। सर आप कहिए चाहे ना कहिए, हमारा हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर को, और पेपर उनको खुद पता चलता है कि सर पेपर बहुत ही जबरदस्त है, और इस बहुत जबरदस्त पेपर को अगर आप क्रैश कर दे रहे हैं तो इसका मतलब नो डाउट आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस को फॉलो करना, ये चारों प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मोटिवेशन का मतलब, इसको कोई मोटिवेशन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक रिवीजन ऑफ स्टडी आवर स्ट्रेटजी कहेंगे। हम अपनी स्ट्रेटजी को एक बार फिर से रिवाइज कर लिए, और बेहतर यही है, मतलब सबसे बढ़िया तरीका यही कि इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक बार नए तरीके से, नए उत्साह के माध्यम से, कई विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, तो आज वो मौका आ गया कि फिर से अवेयर होकर के एक बार लगने की जरूरत है। और जहां जहां जिस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि बड़ी बात ये होती है कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा, क्या हाईलाइटेड है, उन्हीं को हम फोकस करते हुए चलते हैं। मैटर पूरा देते हैं बट हाईलाइटेड चीजों को हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं। जैसे सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, विवेचन किया जाता है। तो बड़ा सवाल है कि क्या आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, जाकर के डेटा कलेक्ट करना, ये सांख्यिकी नहीं। जो छात्रों डेटा हम कलेक्शन करके आते हैं उनको किस रूप में रखा जाए, उसको संग्रहण है, यानी किस फॉर्मेट में सजाया जाए, कहाँ कहाँ कितने छोटे बड़े फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे कोई जनता है तो उसमें शिक्षित, अशिक्षित, महिला, पुरुष, बच्चे, इस तरीके से में कलेक्शन करना और फिर उनका विश्लेषण करना, फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना, विवेचन करना, ये होता है सांख्यिकी। ठीक है, दूसरी चीज है कि इसकी जो सांख्यिकी है, ये गणित की शुरुआत सबसे प्रथम मिस्र के सम्राट के माध्यम से लगभग 3000 ईसा पूर्व में इसकी कहानी शुरू हो जाती है। और पिरामिड का निर्माण करने के लिए, जो पिरामिड्स वहां पर बने हुए थे, उन पिरामिडों का निर्माण करने के लिए अनेक आंकड़े थे, उनको एकत्र करवाया गया। भारत में भी आंकड़े एकत्र करने की जो लंबी परंपरा है, बहुत समय से पहले से रहा है। ठीक है, तो यानी आंकड़ों को सबसे पहले मिस्र में और देन देखा जाए तो भारत में भी ये परंपरा चली है। इसका उल्लेख कहां पर मिलता, मनुस्मृति में देख लीजिए, शुक्रनीति सार में देखिए, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में देखा जाए, ठीक है, जो एक प्रकार का पॉलिटिकल रहा है, तो इन सब में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी इनका उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो कौटिल्य ने लिखा है, उसमें सेना राजस्व हो गया, भूमि का विवरण हो गया, जन्म मृत्यु हो गया, आय व्यय हो गया, इनके संबंध में व्यवस्थित रूप से आंकड़ों के संग्रह का उल्लेख मिलता है। यानी उस समय भी लिखा पढ़ी लेखा जोखा होता था, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने के लिए भी 17वीं शताब्दी से सांख्यिकी को एक व्यवस्थित रूप दिया जाने लगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को, जैसे होता नहीं कि मृत्यु दर, माल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर,
सेक्स रेशियो, ये सब क्या है, ठीक है, वृद्ध जनों की मतलब जो है जनसंख्या, तो ये जो इस पर या आश्रित जनसंख्या, इस टाइप के डेटा को प्राप्त करने के लिए, जनसंख्या संबंधी विश्लेषण को प्राप्त करने के लिए कब से स्टार्ट किया गया, 17वीं सेंचुरी से बात किया। एक इसी में आ जाता है कि 1749 में एक जर्मन विद्वान थे गॉटफ्रेड स्कैनवेल, तो ये नाम है गॉटफ्राइड स्कैनवॉल, कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, एकेनवॉल, तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल इसका नाम लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है महोदय का, कि गॉटफ्राइड एकेनवॉल, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले सांख्यिकी अथवा स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया है। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसने किया है, गॉटफ्राइड एकेनवॉल में, ठीक है, तो लर्न हो गया होगा, आई होप 2-3 बार आप सुनिए गॉटफ्राइड, ठीक है, तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल महोदय ने सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया और उनके द्वारा विकसित नियम भी प्रतिपादित किए, जो नियम है जो एवरेज निकालने का, इसीलिए एकेनवॉल महोदय को क्या कहा जाता है, सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, कभी कभी पीजीटी वगैरह के भी अंदर में आपने देखा होगा कि ऐसे इनोवेटिव टाइप के सवाल पूछ लेते हैं, जबरदस्ती का सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप सांख्यिकी के विद्वान नहीं है, लेकिन चूंकि सांख्यिकी को एक टूल्स के रूप में आप यूज करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो भाई इसकी कहानी थोड़ी सी जानना जरूरी हो जाता, हल्का सा। अब होता है वर्तमान युग में अगर हम लोग देखें तो सांख्यिकी को विकसित करने में कार्ल पियर्सन का सबसे ज्यादा योगदान, आपने देखा होगा कि कार्ल पियर्सन कहता नहीं है कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी कार्य पद्धति में है, ठीक है, सभी विज्ञानों की एकता जो उनकी कार्य पद्धति में, कार्ल पियर्सन इसको बार बार, और कार्य पद्धति है चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो, सब डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं और एनालिसिस करते हैं उसी आधार पर अपने इसका, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आधुनिक जो आधुनिक मॉडर्न स्टैटिक्स है उसका जन्मदाता कहा जाता है। तो अगर दो क्वेश्चन बन गया, आधुनिक सांख्यिकी का जनक कौन है, कार्ल पियर्सन, जबकि सांख्यिकी का जनक कौन है, मतलब वास्तविक जनक कौन है, वो गॉटफ्राइड एकेनवॉल, ठीक है, तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल महोदय सांख्यिकी के जनक हैं, जबकि आधुनिक सांख्यिकी के जनक जो है वो कौन हो गए, कार्ल पियर्सन। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देते हैं इसकी शुरुआत, अगर हम लोग शाब्दिक आधार पर देखें तो शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो सांख्यिकी जो है अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स का हिंदी रूपांतरण है, और अंग्रेजी का जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है वो स्टेटस, लैटिन भाषा के स्टेटस से बना हुआ, ठीक है, तो लैटिन भाषा के स्टेटस, और जबकि जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, ठीक है, इस शब्द से बना हुआ। तो ये दोनों शब्द को ध्यान रखना है, वैसे ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी लैटिन भाषा के स्टेटस और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द से बना हुआ, और जिसका अर्थ क्या होता है, स्टेट, यानी जो ये स्टैटिक्स है ये वर्ड स्टेट से बना हुआ, स्टेट का मतलब आप लोग जानते हैं राज्य। इस प्रकार अगर देखा जाए तो शाब्दिक दृष्टिकोण से जो सांख्यिकी एक ऐसी विधि है, ठीक है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी है, मेथड है, जिसकी सहायता से राज्य के कार्यों का कुशल संचालन किया जा सके, ठीक है, तो एक मेथड है जो राजकीय कार्यों में हेल्प करता है। अब कुछ छोटे छोटे जो है कथन और डेफिनेशन टाइप की हैं, वो कभी कभी आप लोगों के यहाँ पूछे जाते हैं, खासतौर से हायर एजुकेशन में, और पीजीटी हो गया या नेट के एग्जामिनेशन में जो डेफिनेशन टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं ऐसे, तो वहां तो बिल्कुल हाथ पांव फूल जाता है। लेकिन चूंकि फिर मैंने बताया कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में है, रिसर्च करते हैं, किसी को रिसर्च करवाते हैं, तो सीधी सी बात है वहां पर स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं, और स्टैटिक्स क्या है अगर उनके माध्यमों को उनको लोगों ने कैसे डिफाइन किया नहीं जानते हैं तो एक समस्या का विषय वस्तु। इसीलिए तो बाउले कहता है कि बाउले सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, माध्य मीन जो माध्यों का विज्ञान है, तो सांख्यिकी हमेशा माध्यों को, मीन्स का जो मतलब स्टैटिक इज द साइंस ऑफ मीन्स अगर कभी कहा जाए, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, छोटी सी सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है बाउले, ठीक है, छोटा सा बावला होकर के बोल दिया कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, लर्न हो गया आपको। वेलिस रॉबर्ट्स के अनुसार, वेलिस तथा रॉबर्ट्स ने क्या किया कि सांख्यिकी तथ्यों के परिमाणात्मक पक्षों, ठीक है, का संख्यात्मक विवरण है। तो यहां पर याद रखना है कि सांख्यिकी तथ्यों के परिमाणात्मक पक्षों का, ठीक है, परिमाणात्मक पक्षों का संख्यात्मक विवरण है। जो परिमाणात्मक चीजें हैं उनका हम संख्यात्मक विवरण है, जो क्या करता है, जो गणना या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। तो बेलिस और रॉबर्ट्स के डेफिनेशन काफी आसान है,
कि सांख्यिकी परिमाणात्मक पक्षों के आधार पर संख्यात्मक विवरण है। जब हम नंबर में विवरण देने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, जिसको हम गणना या माप के रूप में व्यक्त करते हैं। लेस्टर बार्डिंग के अनुसार, ठीक है, तो लेस्टर बार्डिंगटन क्या कहते हैं, ये कहते हैं सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। ये डेफिनेशन एक बार पूछी जा चुकी है, इसलिए याद रखिए कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है, तो लेस्टर बार्डिंगटन, ठीक है, तो लेस्टर बार्डिंगटन की डेफिनेशन है सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं, अनुमान और संभावनाओं को, जबकि वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर चीजें क्या की जाती हैं, निकाली जाती, लेकिन वो अनुमान और संभावना कह रहा है। कारण ये है कि जैसे कोई डेटा आपका दिया गया, मान ली इनकी सैलरी इतनी है, इतनी है, इतनी है, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा सैलरी और किसी की एकदम ना के बराबर, लेकिन फिर जब एवरेज निकाला जाता तो मान लिया जाता सबकी सैलरी इतनी है लगभग, ठीक है ना। तो भारत में मान तो लिया जाता है, जैसे जीडीपी मान लिया जाए भारत में इतनी है, लेकिन वास्तविकता है कि इसमें किसी के पास में रोटी खाने तक के लिए नहीं है और किसी के पास में बहुत ज्यादा है। तो एवरेज निकल करके जब आता है तो लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्यंत वंचित हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही अगला एक डेफिनेशन है, सेलिगमैन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर प्रकाश चलने वाले, ठीक है, प्रकाश डालने वाले आंकड़ों का संकलन। तो इसको प्रकाश डालने वाले, ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण, ठीक है, तुलना तथा विवेचन की रीतियों से संबंधित होते हैं। तो सेलिगमैन की डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले आंकड़े, उनका संकलन कैसे किया जाए, उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, उनका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, कंपैरिजन कैसे किया जाए या इंटरप्रिटेशन किया जाए, इन सब रीतियों से संबंधित होता है। तो सेलिगमैन की डेफिनेशन में सब कुछ आ गया, संकलन करिए, वर्गीकरण करिए, प्रेजेंटेशन में करिए, तुलना करिए, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो सेलिगमैन की डेफिनेशन। लेस्टर बार्डिंग अनुमान और संभावनाओं की बात। वेलिस रॉबर्टसन क्या कहता है, परिमाणात्मक पक्षों का संख्यात्मक विवरण। और बाउले बाउला होकर के केवल इतना बोलता है कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। अब हम लोग एक दो डेफिनेशन के बाद इसको फिनिश करेंगे कि केंडाल के अनुसार क्या है, ये सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की वह शाखा है, मतलब ये साइंटिफिक मेथड की वह ब्रांच है जिसके द्वारा जनसंख्या संबंधी विशेषताओं, कुछ प्राकृतिक घटनाओं की गणना करने अथवा उनका माप करने वाले आंकड़ों से संबंधित होता है। तो केंडाल यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट कह देता है कि प्राकृतिक घटनाओं की गणना और साथ ही साथ में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को फोकस करने का कोशिश करता है। तो आपको इतना यार, ये सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की शाखा की बात कौन करता है, केंडाल करता है। अब क्रॉक्सटन तथा कोडेन क्या कहता है, तो क्रॉक्सटन, ठीक है, तो क्रॉक्सटन और कोडेन के अनुसार क्या है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और विवेचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए क्रॉक्सटन तथा कोडेन की डेफिनेशन और सेलिगमैन की डेफिनेशन बहुत काफी कुछ नजदीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, इन्होंने यहाँ पर जो क्या किया है कि किसी अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले आंकड़ों के संकलन, तो सेलिगमैन आंकड़ों के संकलन की बात करता है, और जबकि क्रॉक्सटन तथा कोडेन संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, बस इतना है, बाकी प्रस्तुतिकरण, विवेचन, विश्लेषण ये सब सेम है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों के परिमाणात्मक पक्ष का अध्ययन करने तथा कुछ विशेषताओं को संख्यात्मक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन क्रॉक्सटन, कोडेन और सेलिगमैन की लर्न करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर, यानी आंकड़ों का संकलन अगर बात होगा, संकलन वर्गीकरण, तो सेलिगमैन सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है आंकड़ों के संकलन वर्गीकरण, और वहीं पर क्रॉक्सटन क्या कर रहा है, वो तथ्यों के संकलन और वर्गीकरण पर, संख्यात्मक तथ्यों के, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इस तरीके से जो तथ्य हैं हमारे यहाँ, जो सोशल फैक्ट्स हैं या जो भी फैक्ट है, उनका परिमाणात्मक, एक होता गुणात्मक, एक होता परिमाणात्मक, ठीक है। तो परिमाणात्मक मतलब ये होता है कि जो क्वांटिटी से जरूरी होता है, ठीक है, वहां क्वालिटी की बात नहीं,
अगर क्वालिटी भी है तो उसको हम क्वांटिटी के रूप में प्रस्तुत करें, ठीक है। तो क्वांटिटी पक्ष का अध्ययन करने और कुछ विशेषताओं को संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करता है। अब हम लोग इसकी विशेषता की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला यहाँ पर बन जाता है कि सांख्यिकी की विशेषता में क्या क्या है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि सांख्यिकी तथ्यों का समूह। जैसे किसी एक आंकड़े को अगर प्रस्तुत कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कह दें कि किसी व्यक्ति की कुल मासिक आय 5,000 रुपए है, तब अगर हम 5,000 रुपए कह देते हैं तो यह व्यक्ति की, हम उस व्यक्ति को उसके सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कि अगर हम केवल एक मतलब आधार पर कहें कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 5,000 रुपए है, तब वो जो है हम उसको नहीं, लेकिन जब हम उसकी मासिक आय का संतुलन मतलब औसत प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी महीने में 10,000 कमाया, 8,000, 4,000, 2,000, 5,000, और फिर ये कह दें और एवरेज निकाल करके तब हम कहें कि औसत उसकी मासिक आय इतनी है, तब वो मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, सांख्यिकी होगा। तो छात्रों यहाँ पर सबसे बड़ा है कि ये ग्रुपिंग की बात करता है, समूह की बात करता है, आंकड़ों के कलेक्शन की बात करता है। एक आंकड़ा सांख्यिकी नहीं होता है, बड़ी आंकड़ों का समूह, ग्रुप ऑफ डेटा, उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप ऑफ डेटा, ये ध्यान रखना है आपको। कोई एक आंकड़ा लिख दिया गया वो सांख्यिकी नहीं होगा, जब हम उसको जोड़ेंगे, एवरेज निकालेंगे, औसत, तभी वो माना जाएगा। दूसरी चीज है कि तथ्यों का संख्या में प्रस्तुतिकरण। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं समाजशास्त्र के अंदर में जहां पर हम लोग क्या करते हैं, उनको संख्यात्मक आधार पर प्रस्तुत, जैसे गुणात्मक चीजें हैं लेकिन फिर भी हम उसको संख्यात्मक, जैसे मान लीजिए किसी मनोवृत्ति का मापन करना है, तो मनोवृत्ति का मापन हमने कहा कि आप अपने देश में, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीयता है, ठीक है, तो क्या राष्ट्रीयता का कोई मापदंड है? कोई कह रहा है राष्ट्रवाद ये है, कोई कह रहा है राष्ट्रवाद ये। तो तमाम चीजें ऐसी हैं, किसी व्यक्ति को हम अगर हम तुलना करने की बात करते हैं, मतलब उसको हम, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। मतलब जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, और कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना। जैसे मतलब जर्मनी के में राष्ट्रीयता को लेकर के, और भारत में राष्ट्रीयता को लेकर के, और सऊदी अरब में राष्ट्रीयता को लेकर के कुछ सवाल पूछ लिए जाए, ठीक है, और उन सवालों के आधार पर जितने पॉजिटिव आंसर आए उनके आधार पर हम नंबर अपना देता शुरू कर दें कि भाई यहाँ पर क्या नंबर है, यहाँ पर क्या नंबर है। तो ऐसा अगर कुछ किया जाए, यानी उन, चाहे वो गुणात्मक आंकड़े हों चाहे जैसे आंकड़े, लेकिन उनको संख्या में प्रस्तुत कर लिया जाए, उनकी मनोवृत्तियों को नाप करके, तब जो है उनको प्रस्तुतिकरण किया जाए, तभी वो सांख्यिकी। तो सांख्यिकी की विशेषता क्या है, उसको जो भी तथ्य हो, ठीक है, उनको हम संख्या के रूप में प्रस्तुत करें, ठीक है। मतलब चाहे जो भी हो, चाहे बुरा हो, अच्छा हो, सामान्य हो, उचित हो, अनुचित हो, ये सब इनको इस रूप में ना लिखें, बल्कि उनको हम क्या करें, उनको संख्या के रूप में प्रदान करें। जैसे वही मैंने कहा ना कि आप इसको पसंद करते हैं, तो पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कि मतलब इस तरीके से बात। तो अब वहां पे नंबरिंग दे दी जाए 1 2 3 4 5 या माइनस में करके, ठीक है। चलिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, इसके साथ में एक चीज है कि जब भी हम सांख्यिकी करते हैं तो उसकी एक प्रमुख विशेषता यही है कि जो भी आंकड़े होते हैं, ठीक है, जो भी समंक हमारे पास में होते हैं, उनको एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के हम उनको व्यवस्थित करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह भी आ जाता है कि जब भी हम आंकड़ों को लेते हैं तो हम उनको एक व्यवस्थित फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, तभी हम उनको, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई दैनिक मजदूरी को लेकर हो जाए, स्वास्थ्य की दशाओं को लेकर हो जाए, परिवार के आकार को लेकर के हो जाए, यानी कोई भी होगा, या शिक्षा के स्तर को लेकर हो जाए, तो उन आंकड़ों को हम क्या करना है, उनको एक व्यवस्थित फॉर्म में करना होता है। अगर हम बिना उद्देश्य के अगर हम आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उनको आंकड़े भी नहीं कहते हैं, और यानी समंक नहीं कहे, उनको हम समंक नहीं कहते हैं। समंक या आंकड़ों का मतलब ही होता है कि उद्देश्य पूर्ण तरीके से अगर हम कुछ अंकों को ग्रहण करते हैं, एक आंकड़ों को एकत्र करते हैं, तभी उनको हम समंक कहते हैं या आंकड़े कहते हैं। दूसरी चीज है, इसका एक मतलब विशेषता है तुलना। जब भी हम सांख्यिकी के अंदर में कोई भी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तो मेन उद्देश्य ये हो जाता है कि हम इसको एक इकाई से दूसरी इकाई में उसकी
तुलना करें। यानी हमेशा सांख्यिकी क्या करती है कि जो भी आंकड़े व्यवस्थित रूप से हो जाते हैं उनको एक दूसरे के साथ में सजातीयता के आधार पर, एक रूपता के आधार पर उनको तुलना की जाती है। जैसे मैंने बता दिया कि जैसे कुछ लोगों की आय इतनी है तो दूसरे समूह की आय इतनी है, तो अब मान लीजिए इसके आय की तुलना उसके आय से ही की जाएगी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर यह भी आ जाता है कि क्या कि एक व्यक्ति की आय की तुलना दूसरे व्यक्ति की आय से ही की जाएगी। ठीक है, मतलब आय की तुलना आय से ही की जाएगी, ना कि आयु से। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि तुलना के आधार पर, यानी ये जो है ये तुलनात्मक आधार को प्रस्तुत करता है। बड़ा यहाँ पर डेटा है कि हमेशा ये किस प्रकार के आधार को प्रस्तुत करता है? तुलना के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। दूसरी एक विशेषता और क्या है कि आंकड़ों की शुद्धता। ठीक है, मतलब सांख्यिकी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि आंकड़ों का पर्याप्त मात्रा में शुद्ध होना आवश्यक है। अगर आंकड़े शुद्ध नहीं है, अगर उसमें शुद्धता नहीं है, तो फिर जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो फिर क्या है, वो सही प्रकार का निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो आंकड़ों की शुद्धता मतलब ये हो गया किसी विशेष परिस्थिति में केवल उन्हीं आंकड़ों को मापा जाता है, उन्हीं चीजों को डेटा लिया जाता है जो वास्तव में एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करते हुए अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत कर सकें। उसके बाद में एक आ जाता है कि आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन। इसकी एक विशेषता है कि डेटा तो हमारे पास में जब हम मार्केट के अंदर में जाते हैं तो हमारे पास में क्या कि क्वेश्चनायर के माध्यम से मान लीजिए हमने 70 क्वेश्चन बनाया, 80 क्वेश्चन बनाया, तो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन फिर इन आंकड़ों को क्या करते हैं, हम व्यवस्थित फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में आंकड़े हो गए मान लीजिए परिवार नियोजन से संबंधित, तो अब हम उसमें दो पार्ट में उसको कर दें, शिक्षित कर लिया, अशिक्षित कर लिया। फिर शिक्षित में भी मैं जो है ग्रामीण वाला कर लिया, नगरीय कर लिया। ग्रामीण के बाद में फिर उसको पुरुष में कर लिया, महिला में कर लिया। अब महिला में एक अंडर ग्रेजुएट कर लिया, एक ग्रेजुएट कर लिया। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना होगा, आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन होता है। सिस्टमैटिक, जान लीजिए कि सिस्टमैटिक कलेक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो उसको भी हम सांख्यिकी नहीं मानेंगे। दूसरी एक और इसकी विशेषता आ जाती है, महत्वपूर्ण है, वो है विभिन्न दशाओं से प्रभावित। ठीक है, कि जो इन्फ्लुएंस्ड होती है मल्टी फैक्टर से। यानी अगर हम देखें तो जो हमारे आंकड़े होते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार की दशाएं जो है उनको प्रभावित करने का कार्य करती हैं। जैसे अगर हम लोग इस समझें एक बात को, मान लीजिए जीवन स्तर से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना हो, ठीक है, और विभिन्न अवधियां हो, विभिन्न काल हो, और उसमें मान लीजिए कि हमें देखना हो कि वस्तुओं की कीमतें क्या रहे, या व्यक्ति के जीवन व्यतीत करने की आदतें क्या है, या व्यक्ति की मानसिक योग्यता क्या है। मतलब इन सब चीजों को अगर हम लोग देख रहे हैं तो अब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब सांख्यिकी का जो काम है वो यह है कि विभिन्न दशाओं के आधार पर, भिन्न भिन्न टाइम पीरियड के आधार पर सांख्यिकी क्या करेगा, उन आंकड़ों का इस प्रकार से विश्लेषण करना जरूरी है कि किस टाइम पीरियड में किस प्रकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होगा, मान लीजिए पुराने समय में कोई वस्तु इतने में मिल रही थी और आज वो वस्तु इतने में मिलने लगी, तो पहले पैसे की कीमत कितनी थी और अब पैसे की कीमत कितनी है, इस बात का अंदाजा लगाना होगा। अर्थात यह संबंध को दर्शाने के लिए वहां पर कोरिलेशन करना होगा। मतलब मोटे मोटे भाषा में ये आप समझ सकते हैं कि भाई एक समय था कि पैसे की वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू पहले क्या थी और अब क्या है, उस आधार पर हम महंगाई का आकलन करेंगे, ना कि केवल डायरेक्टली। तो विभिन्न दशाओं से भी प्रभावित होता आंकड़े जो होते हैं हमारे, मल्टीपल फैक्टर से। दूसरी चीज है, एक और विशेषता है कि संगणना तथा निर्देशन पर आधारित। ये क्या चीज इसकी, तो आपने देखा होगा कि जब भी आंकड़े लिए जाते हैं तो पूरे आंकड़ों को नहीं लिया जाता। इसका एक ये है मेथड, ये होता है कि जब भी हमारे पास में डेटा आ जाता है तो हम सेंसस, मान लीजिए कोई सेंसस हमने ग्रहण किया, तो सेंसस को ग्रहण करने के बाद में किसी सेंसस से कोई आंकड़ा ले लिया, तो अब हम उसमें से निदर्शन पद्धति के माध्यम से, ठीक है, हमने कुछ आंकड़ों को ले लिया, ठीक है, और उसी के आधार पर इस पूरे समग्र के जो है समग्र के आधार पर हम क्या करते हैं, मतलब कुछ के आकार पर समग्र के बारे में परिकल्पना करते हैं, समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारे यहाँ जो संगणना है
यानी संगणना का मतलब होता है सेंसस, ठीक है। तो जो सेंसस है या निदर्शन है उसी के आधार करते हैं, संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में ना कर करके उसके कुछ जनगणना के आधार पर, कुछ गणना के आधार पर, ठीक है, और निदर्शन पद्धति के आधार पर फिर हम आंकड़ों को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। इसके अलावा क्या है कि जनरल टेंडेंसी की बात की जाती है। तो जनरल टेंडेंसी का मतलब ये हो गया कि सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन, ठीक है। तो सामान्य प्रवृत्ति का अध्ययन का मतलब हो गया, देखिए सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी हो जाती है कि ये जो है सभी केवल जो है देखा जाए तो संख्या पर आधारित होती है, ठीक है। ये मतलब देखा जाए तो संख्या पर आधारित है, लेकिन वो जो संख्या है वो केवल और केवल मात्र जो है केवल संख्या नहीं है, वो विभिन्न प्रवृत्तियों की संख्या को दर्शाता है। जैसे विभिन्न प्रवृत्ति का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मासिक आय के हो गया, जन्म दर के आधार पर हो गया, मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े हो गए। तो ये क्या है, इस तरीके से देखा जाए तो एक समाज से दूसरे समाज में जो भी सामान्य प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सामान्य प्रवृत्ति को भी हम आंकड़ों के रूप में कन्वर्ट करके और उसके बाद में उनकी एक समाज से दूसरे समाज में या ऐसा हम तुलना करने का प्रयास करते हैं। इसी पे देखिए समान प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए एक महोदय हैं डीए एल्हांस महोदय, वो क्या कहते हैं, उन्होंने टिप्पणी किया हुआ कि डीए एल्हांस के अनुसार कि सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में संख्यात्मक विवरणों के वे तथ्य हैं। जो सांख्यिकी है वो क्या है, आंकड़ों के रूप में संख्यात्मक विवरणों के वे तथ्य हैं जो विश्लेषण और व्याख्या के योग्य होते हैं। मतलब जो भी हमारी प्रवृत्तियां होती हैं उनको हम संख्यात्मक विवरण के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा किसी अनुसंधान में आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुति, विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है छात्रों ये जो सांख्यिकी है इसकी विशेषता आपने देखा, इसी विशेषता के आधार पर इसकी उपयोगिता और महत्व पर फोकस करते हैं, ठीक है, कि सांख्यिकी की क्या विशेषता है और इसका क्या महत्व। वर्तमान युग अगर हम लोग देखें तो सांख्यिकी का युग है। आपने देखा होगा कि सब कुछ कंप्यूटर के बेस पे हो रहा और कंप्यूटर अपनी समस्त सूचनाओं को किस रूप में रखता है, 0-1 बाइनरी के फॉर्म में रखता है। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो देखा जाए तो पूरा का पूरा डेटा, अगर हम कोई योजना बना रहे हैं, कोई भी चीज अगर बना रहे हैं तो सब सांख्यिकी का केवल कमाल है, ठीक है। यानी उनको नंबर के आधार पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें समंकों के बिना नीतियों का निर्धारण किया जा सके। जैसे मैंने बताया ना कि 3 टाइम्स रिवीजन, तो ये क्या है, ये भी एक देखा जाए तो आंकड़ा है कि कितनी बार रिवीजन करना होगा, ठीक है, कितने लेक्चर पढ़ना होगा। जैसे अब इस समय 92 लेक्चर मान लीजिए हो गए हमारे, ठीक है, तो 92 लेक्चर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें कितना लेक्चर अभी और पढ़ना है। ये भी तो एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि सर अभी और कितने लेक्चर आ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी ने कहा कि सर अभी मान के चलिए कि हमारे पास में 40 लेक्चर और आ जाए, ठीक है, तो 40 लेक्चर और आने का मतलब लगभग हो गया 40 या 45 या मान लीजिए 48 लेक्चर और हो गए तो ये 50 हो गया, और 50 मिला करके जो है 140 लेक्चर, ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर के 140 लेक्चर कवर करना होगा। तो 140 लेक्चर कवर करने, फिर 2 घंटा कम से कम एक लेक्चर को लिखने पढ़ने, फिर इस हिसाब से जब आप दौड़ते हैं तब आपको पता चलता है कि इतने महीने लगातार इतनी मेहनत करने के बाद ये निकलेगा और फिर उसके बाद में फिर ये। तो आज वर्तमान में समंक का सब कुछ खेल हो गया है। अब इस समंक को आप आगे देखिए, वेलिस और रॉबर्टसन क्या कहते हैं कि सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जहां भी प्रयोग सिद्ध अनुसंधान होता है वहां पे आपने देखा होगा कि बिना इनके प्रयोग के हम कोई भी निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में अगर आप अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो स्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है, यानी स्टैटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। अब क्या क्या विशेषता है, मतलब इसमें क्या उपयोगिता है। पहली बात तो संख्यात्मक विवेचन करने की क्षमता रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्यात्मक विवेचन, आप कोई भी टेंडेंसी हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, उन आंकड़ों को ये संख्या के रूप में प्रस्तुत कर लेता है, ठीक है, और प्रस्तुत करके संख्या को विवेचित करने की कोशिश करता है। जब आप देखते नहीं है कि डेटा को आपने संख्या के रूप में ले आए तो संख्या तो वो कि कच्चा डाटा के रूप में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, इनको टेबुलेशन फॉर्म में चेंज कर करके उनका प्रेजेंटेशन लगा करके तब उसके बाद में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और फिर एनालिसिस करने के बाद में आपका निष्कर्ष
तो ये संख्याओं के विवेचन में सहायक हो गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ है कि समंकों को सरल बनाने में सहायक। जैसे देखते होंगे कि जब आपके पास आंकड़े हो जाते हैं तो उनको क्लासिफाइड कर करके, वर्गीकृत करके उनको सरल बना देता है। तो एक विशेषता ये भी है कि वर्गीकृत करके सरल बना देता है। तीसरी चीज यहां पर आ जाती है कि तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन सांख्यिकी के एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने यहाँ की इनकम ले लिया या कोई भी मतलब टेंडेंसी ले ली, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे समाज की टेंडेंसी ले ली या दूसरे समुदाय की टेंडेंसी, और इनका दोनों का कंपैरिजन जो कर लेता है कि इन दोनों के मध्य में क्या सह संबंध है, इनका अध्ययन करने। जैसे मान लीजिए कोई घटना है और उसके पीछे कारण है, तो जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं ये भी बढ़ रहा है कि ये घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इस तरीके से ये जो तुलना करने का काम है, सहसंबंध और कोरिलेशन स्थापित करने का काम है, वो सांख्यिकी करता है। दूसरी चीज है पूर्वानुमान में सहायक। कोई घटना घटित हो रही है और उस घटना घटित होने के पहले जो पूर्वानुमान है उसमें सहायक। जैसे आप में से आप लोगों ने आपने देखा होगा, हम नहीं बताते, आप सारे लोग जो आपने देखा होगा कि हमारे टेस्ट में हर बार नंबर आता है और एक सुपर 30 बैच बनता है। उस सुपर 30 बैच में से आपने देखा होगा कि जो टॉप 15 लोग आ रहे हैं, टॉप 15 टॉप 20 लोग या 30 लोग आ रहे हैं, तो आप इनके बारे में क्या, जैसे ग्रुप के मान लीजिए मेंबर हैं 100, ठीक, अब इस 100 मेंबर इस 30 लोगों के बारे में क्या विचार रखेंगे। मान लीजिए 100-150 मेंबर इस 30 लोगों के बारे में जो सुपर 30 में आ रहे हैं वो क्या ले, पूर्वानुमान करने में सहायक। वो लोग कहने लगते हैं कि देखिए ये अलका मोदी जी हैं और 80+ लगातार बुकिंग कर रही हैं, तो सर इनके सफल होने की संभावना, बिल्कुल अनुमान लगाना शुरू कर दिए कि नहीं शुरू कर दिए। इसका मतलब हो गया कि ये आप ऐसा यहाँ पे अनुमान लगा लेते हैं। अब देखिए भाई, अगर ईमानदारी से पूरा पेपर अगर कोई भी दे रहा है, ठीक है, और अच्छे से अगर बराबर वो नंबर लेकर के आ रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक दे कि वहां पर नहीं, क्योंकि वो अनुमान लगाने में, पूर्वानुमान प्रिजुडाइज करने में, ये हमारा जो सांख्यिकी विश्लेषण है, इतने बार तक के लगातार टेस्ट में इस तरीके से नंबर ऐसे गया, तो ये हमेशा जो है, अब मान के चलिए कि हमेशा 75 से 80 चल रहा है, तो जब ये आंकड़ा हमेशा 75 to 80 जा रहा है, तो इसका मतलब फिर इस बंदे को यहाँ पे आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, इससे क्या होता है कि आप अपना एनालिसिस करने में भी आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे आपने कोई मकान खरीदा, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो कितने दिन में क्या क्या चलने के बाद में क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या कीमत हो जाएगी, किस तरीके से व्यवस्था बने, इस तरीके से व्यक्तिगत ज्ञान में भी हेल्प करता है। उसके बाद में नियमों का सत्यापन करने में भी सहायक। हमेशा आंकड़े क्या होते हैं, नियम, किसी आंकड़े को कोई भी नियम जब जिस नियम के आधार पर बनाया गया, जिन आंकड़ों को लेकर बनाए, अगर उन नियमों को सत्यापित करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसी से संबंधित पुनः आंकड़ों को इकट्ठे करके और हम पुनः निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो सेम प्रकार से डाटा आता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गंदी बस्तियां बाल अपराधी को जन्म देती हैं, तो इसका मतलब जब जब गंदी बस्तियों में जाएंगे और वहां पर ये आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, तो हमेशा पता चलेगा कि वहां पर बाल अपराधी की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर गंदी बस्तियां बढ़ेगी तो बाल अपराधियों की संख्या में भी इजाफा होगा। इसी तरीके से विषय की सही जानकारी भी उत्पन्न कराने में, कोई भी मुद्दा है, कोई टॉपिक है, उसको सही सही से ज्ञान प्राप्त करने में भी सांख्यिकी का महत्व है। प्रशासनिक महत्व, आंकड़ों को जोड़ने में, जैसे कितने व्यक्ति, कितने लोग मिल करके किसी कार्य को संपन्न कर लेंगे, इस प्रकार का एनालिसिस करने में भी, एवरेज कितना लगेगा, एवरेज मार्क्स कितने आएंगे, कितना क्या जरूरत है, तो इस प्रकार की जो चीजें, वहां प्रशासनिक एडवांटेज भी है। नियोजन, अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग पूरा का पूरा स्टैटिक्स पर ही निर्भर करता है। तो पूरी की पूरी जो हमारी प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं किसके आधार पर है, वो स्टैटिक्स पर ही निर्भर है। इस संदर्भ में एक टिप्पट महोदय है, वो तो कहते भी हैं कि नियोजन वर्तमान युग की इतनी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके बिना तो हम लोग जो कह लीजिए कि एक वास्तविक जगत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे हम अपने जीवन को आगे चला पाएंगे। ठीक है, तो बिना सांख्यिकी के, तो टिप्पट महोदय कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है कि हम अपनी पॉलिसियों को बना सकें। आर्थिक क्षेत्र में पूरा का पूरा महत्व है, क्योंकि हम किसी भी आकार के आंकड़ों को एवरेज लेने में, औसत निकालने में या मेजरमेंट करने में, जैसे किसी फैक्ट्री में मान लीजिए जूते और चप्पल को बनाना है, तो हमें बहुलक के माध्यम से ही तो पता चलेगा कि ज्यादा किस रेंज के
चप्पल या किस साइज के चप्पलों की ज्यादा जरूरत है, तो आर्थिक क्षेत्र में इसका पूरा का पूरा महत्व है। और सामाजिक अनुसंधानों में तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी आंकड़े हैं, चाहे गुणात्मक हो चाहे तथ्यात्मक हो, उनको सबको अंक के रूप में, समंक के रूप में कन्वर्ट करके और उससे एनालिसिस निकालने का कार्य करता है। अब इस तरीके से देखा जाए तो क्रैक्सटन तथा कोडेन ने इस पर कहा कि सांख्यिकी की पर्याप्त जानकारी के बिना समाज विज्ञानों में एक अनुसंधानकर्ता की स्थिति एक ऐसे अंधे व्यक्ति की तरह है जो अंधेरे कमरे में एक ऐसी काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है जो वहां वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट पूछा जाए कि सांख्यिकी, क्योंकि इस प्रकार का जो ऐसे कभी कभी पीजीटी के अंदर में या कभी कभी हायर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहां इनोवेटिव टाइप का बिल्कुल लगता है, तो आप इस स्टेटमेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लर्न करके रखिए, ये हायर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि सांख्यिकी पर्याप्त जानकारी के बिना समाज विज्ञानों में एक अनुसंधानकर्ता की ऐसी स्थिति है जैसे एक अंधे व्यक्ति की तरह है जो अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हो जो वहां है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रैक्सटन और कोडेन। ठीक है, तो क्रैक्सटन और कोडेन का ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी के प्रयोग की सीमाएं, और इसी के पश्चात ये लेक्चर यहाँ पर बंद होगा। तो बात हो रही है सांख्यिकी के प्रयोग की सीमाओं पर। ठीक है, तो इस सांख्यिकी के प्रयोग की क्या क्या सीमाएं, तो देखिए सांख्यिकी यद्यपि एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, ये तो आपको पता चल गया कि महत्वपूर्ण विज्ञान क्या, महत्वपूर्ण विज्ञान की एक विधा है, और फिर भी इसके उपयोग की कुछ सीमाएं हैं, मतलब इसका एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि अपने आप में संपूर्ण है। इस पर एक टिप्पणी करते हैं न्यूज होम, क्या न्यूज दे देते हैं सांख्यिकी के बारे में, उनका कथन है कि सांख्यिकी को अनुसंधान का एक अत्यधिक मूल्यवान साधन समझना चाहिए निश्चित रूप से, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें दूर करना संभव नहीं है, मतलब ये नहीं संभव है, अतः इन्हें हमें सावधानी पूर्वक विचार कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ऐसे आंकड़ों को लेकर के चल रहे हैं जो केवल लकीर के फकीर हैं। जैसे मैंने बताया नहीं कि मान लीजिए देश की जीडीपी को निकालना है, ठीक है, और जीडीपी के आधार पर आपने पर कैपिटा इनकम निकाल दिया कि प्रति व्यक्ति आय इतनी है। अब प्रति व्यक्ति आय निकाला और कहा कि भाई 90,000 रुपए मतलब प्रत्येक व्यक्ति के खाते में मान के चलिए कि जो हिस्से में पड़ रहा है 90,000 रुपया पड़ रहा है, ठीक है, सालाना। लेकिन वास्तव में देखा जा रहा है 90,000 छोड़िए, तमाम ऐसे बच्चे वृद्ध तमाम ऐसे लोग हैं जो बेचारे 5,000 रुपए भी सालाना उनकी इनकम नहीं, ठीक है, 10,000 रुपए भी उनके खाते में नहीं पड़ पा रहे हैं वास्तविक रूप से, तो क्योंकि किसी के पास में बहुत है और किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। उस आधार पर ही हमें केवल खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें सावधानी पूर्वक उन आंकड़ों को एक लिमिटेड एरिया में बना करके और उससे संबंधित लोगों को ही आंकड़ा लेना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यह केवल संख्यात्मक अध्ययन तक ही सीमित है। ये टिप्पणी करके आता है आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सांख्यिकी के बारे में सत्य है या नहीं है, ऐसा करके पूछ लिया। तो केवल संख्यात्मक अध्ययन तक सीमित है, केवल गुणात्मक अध्ययन तक सीमित है, संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तक सीमित है। तो भाई यहाँ पर ये केवल संख्यात्मक, चाहे गुणात्मक टेंडेंसी हो और चाहे मात्रात्मक हो, इस सब को संख्या में कन्वर्ट करके और उसी का एनालिसिस करने की कोशिश करता है। तो पहली चीज इसकी विशेषता हो गई कि केवल और केवल संख्यात्मक अध्ययनों का ये कोशिश करता है। संख्या के आधार पर अगर हम लोग देखें तो जैसे कोई भी मान लीजिए मानसिकता है, तो उसको हम कोई गुणात्मक विशेषता है तो उसको हम संख्या में नहीं माप सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि वृद्धावस्था की समस्या, तो क्या इसका कोई मेजरमेंट है कि इन नंबर में कह दे 5 नंबर की वृद्धावस्था आ रही है। पारिवारिक तनाव की स्थिति की बात करें, परिवार में कितना तनाव है, क्या इसका कोई लिमिटेशन है, कहे सबके परिवार में तनाव है, लेकिन आपके यहाँ और अन्य लोगों के यहाँ तो ये जो मतलब चीज आती है, या कोई राष्ट्रीय चरित्र की बात हो जाती है, कोई नैतिकता की बात आ जाए, ठीक है, या कोई सांस्कृतिक विशेषता की बात हो जाए, तो क्या हम इन आंकड़ों को किसी संख्या में माप सकते हैं? नहीं माप सकते। लेकिन ये क्या करता है, केवल संख्यात्मक अध्ययन तक सीमित है, गुणात्मक इस प्रकार से इसके जो है कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, तो एक तो दिक्कत ही होगी। दूसरी चीज यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अभाव। आपने देखा होगा कि केस स्टडी क्या की जा सकती है, आपने देखा होगा कि जब भी डेटा, तो ग्रुपिंग डेटा तो लिया जा सकता है, लेकिन क्या इसके माध्यम से केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन या कोई व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
मतलब सांख्यिकी का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा का एक समूह होता है, यानी ये समूहवादी नेचर का होता है, ठीक है। केवल वर्गों से संबंधित होता है, ये व्यक्तिगत मूल्यों से संबंधित नहीं होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे टिप्पणी देखिए, टिप्पट महोदय कहते भी हैं कि सांख्यिकी का रूप केवल समूहवादी होता है, केवल यह वर्गों के अध्ययन से संबंधित है, व्यक्तिगत मूल्यों से संबंधित नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज है भ्रमपूर्ण निष्कर्षों की संभावना। यहां पर कभी कभी भ्रमपूर्ण निष्कर्ष भी निकल आते हैं। जैसे मैंने बताया नहीं कि आप मान लीजिए कि किसी कॉलोनी में आप जाते हैं, वहां के मुखिया लोगों का मान लीजिए आपने आकलन कर लिया, मान लीजिए तमाम महिलाएं हैं और महिला मुखिया यहाँ पर बनी हुई है। अब आपने 100 महिला मुखियाओं का मान लीजिए एवरेज निकाला, तो किसी की इनकम, कोई प्रोफेसर है तो वो मान लीजिए 1 लाख रुपया हो गया, फिर 50,000, फिर ये 10, फिर ये 0, ये फिर गृहिणी है, और ये सब मिला करके और फिर इनका एवरेज देखा तो सभी गृहिणियों की एवरेज औसत आय 5,000 निकल गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम 0 थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भ्रमपूर्ण निष्कर्ष भी निकल जाते हैं कि एवरेज हम तो ये कह रहे हैं कि सबको 5,000 तो मिल ही रहा है, इसलिए सबके यहाँ पर लगभग 2,000 के सामान के लिए व्यवस्था करिए, लेकिन जिसके पास 0 इनकम है या 1,000 रुपए है, वो कहाँ से 2,000 का सामान खरीदेगा। तो कभी कभी क्या होता, भ्रमपूर्ण निष्कर्ष की भी संभावना रहती है, इसका लिमिटेशन, ये ड्रॉबैक है, ठीक है। उसके बाद में औसत है, इसको आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। भाई सांख्यिकी के अंदर में अगर देखा जाए तो ये हमेशा एवरेज पे ही फोकस करता है। जब भी कोई कार्य होगा तो वास्तविकता पर ना फोकस करके हमेशा उसके एवरेज को लिया जाता है। जैसे आय की बात की जाएगी तो आय में किसी पर्टिकुलर आय से कंपैरिजन नहीं होगा, उसका औसत से कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये हर जब डेटा को, जब भी हम आंकड़ों की तुलना करते हैं आपस में, तो केवल उसके आंकड़ों की तुलना उसके आंकड़ों की दूसरे वाले ग्रुप के आंकड़ों की तुलना में करते हैं। जैसे सपोज करिए ये व्यक्ति है, तो यहां पर देखिए ऐसे लोगों की संख्या है, मान लीजिए यहां पर जीडीपी है, तो इस देश की जीडीपी यहां पर है और दूसरा देश है मान लीजिए और उस देश की जीडीपी है, तो इस यहाँ के लोगों के द्वारा जो भी एक वर्ष के में उत्पादित मूल्य है, यहां पर तुलना की गई और पर कैपिटा इनकम निकल गया यहां पर कैपिटा। लेकिन अब दोनों की जीडीपी मान लीजिए एक बड़ी जीडीपी है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जीडीपी बड़ी होने के बावजूद भी भूखे नंगे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर केवल हमने क्या किया, हमने जीडीपी एवरेज निकला, क्योंकि जीडीपी एवरेज होता है, और उसी जीडीपी का कंपैरिजन कर लिया, इस आधार पर अपने आप को कहने लगे कि हम बहुत बड़े हो गए। तो यहां पर केवल औसत को, जो एवरेज होता है उसी को महत्व होता है, एक्चुअल डेटा को हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक समस्या की विषय वस्तु हो जाती है। और सांख्यिकी के उपयोग के लिए विशेष ज्ञान आवश्यक है। सांख्यिकी का जो उपयोग है, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, काई स्क्वायर, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये कोई नॉर्मल आदमी इनका कंपैरिजन, आपने देखा होगा कि तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, डेटा कलेक्शन लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उस डेटा का एनालिसिस कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं होते। तो ऐसे में उन्हें अपने एक्सपर्ट से विशेष रूप से सलाह लेनी होती कि सर इसका डेटा एनालिसिस या उसका डेटा एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कैसे किया जाए, तो उसके लिए कंप्यूटर वाले व्यक्ति से सहायता लेना पड़ता है, तब जाकर के वो कहीं डेटा एनालिसिस हो पाता है, अदरवाइज एनालिसिस नहीं हो पाता, ठीक है। और उसके बाद में गहन अध्ययन में उपयुक्तता। गहन अध्ययन में अनुपयुक्त का मतलब ये हो गया कि अगर हम डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ये औसत एवरेज तो कर लेता है, ठीक है, लेकिन अगर हम केस स्टडी की तरह डीप स्टडी अगर करना चाहें तो वहां पर इससे निष्कर्ष नहीं निकल, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन करता ही नहीं है, सामूहिक अध्ययन करता है। दूसरी चीज है, सांख्यिकी एक अपूर्ण पद्धति है। एक सबसे बड़ा इसके ऊपर टिप्पणी की जाती है कि ये क्या है, अपूर्ण पद्धति है, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए वास्तव में तो ये केवल क्या करता है, अपूर्ण क्यों इसको हम कहते हैं, ये केवल एनालिसिस करने का काम कर सकता है, लेकिन डेटा को कैसे लाना है, ठीक है, वो किस प्रकार से डेटा को प्राप्त करना है, ये वास्तव में इसमें जो है नहीं दिया रहता। तो इसीलिए इसमें क्या है कि अपूर्णता का भाव, इसको हम कहते हैं इसमें अपूर्ण, मतलब इसमें क्या है कि जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं वो केवल और केवल सांख्यिकी के माध्यम से प्राप्त होते हैं, आंकड़ों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उसमें हम गुणात्मक आंकड़ों को नहीं एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसीलिए ये अपूर्ण माना जाता है या पूरक पद्धति के रूप में माना जाता है, ठीक है, कि रिसर्च की पूरक पद्धति है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है। और सांख्यिकी देखा जाए तो केवल साधन है, ठीक है, समाधान का आधार नहीं, एक तरीका है, ठीक है, तरीका है
केवल जब हम अनुसंधान करते हैं तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, उनको करने के बाद में एक आकलन करने के लिए साधन है, ठीक है। तो कुछ विशेष कार्य इससे कुछ मतलब उन चीजों को एक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा समाधान केवल सांख्यिकी के माध्यम से ही प्रस्तुत, और भी तमाम प्रकार का चीजों का प्रयोग करना होता है। यानी कि जब तक अनुसंधानकर्ता योग्य ना हो, कुशल ना हो, तो बहुत ज्यादा उपयोगी आंकड़े भी उसके पास भी हो ना, तो उसके आधार पर भी उपयोगी निष्कर्ष पर वो पहुंच नहीं सकता। डेटा आंकड़ा बहुत है उसके पास में, लेकिन उपयोगी निष्कर्ष पर तभी पहुंच सकता है जब तक वो अनुसंधानकर्ता कुशल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जरूर है कि हम ये क्या मतलब जो है, देखा जाए तो सांख्यिकी एक प्रकार का सहारा है, ठीक है। देखा जाए तो सांख्यिकी एक प्रकार का सहारा है, लेकिन ये इतना नहीं अपने आप में परफेक्ट है कि इसी आधार पर पूरे अनुसंधान कार्य को छोड़ा जा सके। और दूसरी चीज एक और भी इसकी लिमिटेशन के रूप में आ जाती है कि समाज जो सजातीय आंकड़ों की अनिवार्यता यहाँ पर होती है। तो जो सजातीय आंकड़े हैं यहाँ पर अनिवार्य, यानी ये कभी कभी अगर ये इसके अंदर में ये कैपेसिटी नहीं हो सकती है कि वो विभिन्न आंकड़ों को एक साथ में कंपैरिजन कर सके। यानी कंपैरिजन, जैसे एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा व्यक्ति भी बगल में खड़ा है, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, एक साथ में ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अवलोकन पद्धति है तो वहां पर एक साथ कई गुणों को आप देख सकते हैं, पहनावा, ओढ़ावा, ये सब सारी। लेकिन यहां पर आपको जब तक सजातीय आंकड़े, आय की तुलना आय से और आयु की तुलना आयु से करना होगा। तो आय की तुलना आयु से करना होगा, ठीक है। और आय इनकम की तुलना जो है इनकम से करना होगा, यानी सजातीय आंकड़े होने चाहिए, इसकी एक अनिवार्यता है। तो इस तरीके से लेक्चर छात्रों काफी महत्वपूर्ण रहा, यहाँ पर समाप्त होता है। और आशा है कि आप लोगों को एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकली पर, जो न्यूमेरिकल है इसकी सीरीज वगैरह कैसे आती है, मीन मीडियन मोड, उसके लिमिटेशंस वगैरह क्या, इन पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। धन्यवाद।